हेलो दोस्तों। आज आज हम लोग बात करेंगे कि 2024 में मतलब नेक्स्ट ईयर जो हम नीट के कैंडिडेट हैं वो किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि जो इस बार जो गलती हुआ उनसे, या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन रह गया उसको वो अटेम्प्ट कर सकें, या कह सकते हैं कि अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकें और अपने जो उनका एम है मेडिकल कॉलेज में पहुंचना, उसमें वो क्या कर सकें, पहुंच सकें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मतलब आप स्टडी कर रहे हैं और आप स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी लगभग अवेटेड है। रिजल्ट तो अवेटेड इन द सेंस कि वो बस पता चलना है कि हमारा क्या होने वाला है या कितना रैंक आ रहा है, लेकिन जिनका नहीं होने वाला है उनको ऑलरेडी पता चल चुका है। आंसर बुकलेट वगैरह तो आ ही चुका है, आप वहाँ से नंबर जाके मैच कर ही सकते हैं। 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे वेरी करता है, नहीं तो ऑलमोस्ट जो है हर साल लगभग वही कट ऑफ आपका जो है ना, अगर 530 प्लस है तो आप मतलब यह कह सकते हैं कि 600 के राउंड आप हैं तो मतलब लगभग मान सकते हैं कि आपका कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए आप रेडी हो जाए, अभी से रेडी हो जाए। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए। मतलब ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, जिनका 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर से भी अगर छूटा हुआ है, इवन 50 नंबर से भी छूटा हुआ है, आपका 530 स्कोर कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी इस बार कॉलेज नहीं मिला, मे भी अगर मान लेते हैं तो मतलब 50 नंबर से भी आप अगर पीछे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। अब है कि आप अपने आप में मंथन करना बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करें, क्योंकि स्टार्टिंग के गैप मान लेते हैं सिलेक्शन आपका जो है, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो इस लेवल पे है और आप जो है इस लेवल पे है। तो ये स्टार्टिंग के गैप को भरने में जो है ना कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो सिलेक्शन और आपके बीच में जो ये वाला गैप है ना, ये वाला गैप, ये लगता तो है कि बहुत थोड़ा सा ही है, 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर से ही हमारा छूटा है, रह गया है, हम अच्छे से पढ़ लें, एक साल और पढ़ लें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये गैप भरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गैप अब सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी जितना पढ़ चुके हैं वो सफिशिएंट है। तब क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव इन द से मतलब क्वालिटी इम्प्रूव करना है अपने आप में। क्या इम्प्रूव करना है? क्वालिटी इम्प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत सारे बच्चे जो 30-40 नंबर से रह गए इस बार रह जाएंगे, उनमें क्या है ना वो एरर बहुत है। सबसे पहला तो यही है कि उनका नेगेटिव बहुत चला गया है। मतलब क्या चला गया है? उनका नेगेटिव बहुत चला गया। अब इस नेगेटिव के कारण जो है ना उनका रैंकिंग कम आया। वो कहते भी हैं कि अरे हमारा नेगेटिव नहीं करते ना तो हो जाता। तो नेगेटिव कैसे नहीं करते? आपको वहाँ पे कोई रेड बत्ती थोड़ी चल रहा है, सिग्नल। आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब तक बच्चा रहता है और जो भी क्वेश्चन का आंसर किया उसे लगता है कि हम 100% सही हैं। एग्जामिनेशन हॉल से आगे निकलिए, बाहर निकलिए, कहानी चेंज। ठीक है, जहां आप 100% सिक्योर थे वहां पे आप 60% भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? यही सब जो अब छोटे छोटे पॉइंट्स पर लोग जो आज ध्यान देंगे कि क्या क्या हमको अब करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। नहीं तो ये फिर वही है कि आप हर साल पढ़ते रहिए, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से हमेशा आप है ना छूटते ही रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कितना कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% सिलेबस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में कमी है, मान लेते हैं आप 100% सिलेबस पढ़ लिए, जो कि इतना पॉसिबल तो नहीं है, ऐसे बहुत रेयर ही होता है जो बच्चे 100% सिलेबस के साथ एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तब क्या है कि हमें अपने आप में कैसे इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें नेगेटिव पे वर्क करना होगा। नेगेटिव पे वर्क करना होगा। तो ये नेगेटिव पे वर्क कैसे होता है? हम तो सही बनाते हैं लेकिन हो जाता है गलत। इस पर वर्क करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं तो मैक्सिमम बच्चे 90% से ज़्यादा बच्चे जो है ना टेस्ट सीरीज को एक काम समझते हैं। एक काम कि हम आज हमारा टेस्ट है, गए बैठे आ गए, जितना मार्क्स आया ठीक है, नहीं आया उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो मार्क्स आया उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वो आपका कोई वैल्यू रखता भी नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन उस टेस्ट में आपका रैंक कितना है ये वैल्यू रखता है। और रैंक हमेशा क्या है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में ही आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, किसी भी टेस्ट सीरीज को, चाहे वो जिस भी बड़े संस्थान का हो या छोटे से छोटे संस्थान का हो, आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसे रहना चाहिए। इन द सेंस इम्प्रूवमेंट आपका हमेशा होना चाहिए। ठीक है, नंबर पे नहीं, रैंक के आधार पर। हम ये नहीं कहते कि आप पहले बार में ये 100 आ जाइए। आप मान लेते हैं 10,000 की रैंक पे है, पहला बार टेस्ट में बैठे और आपका रैंक कितना है 10,000, कोई बात नहीं,
कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, यहाँ पे आपको डिमोरलाइज होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार बैठे, ये सोच के कभी मत बैठिएगा कि हम तो एक साल पढ़े हुए हैं और फिर भी हमारा जो रैंक है वो 10,000 है। मतलब इस 10,000 रैंक का मतलब है कि आपके अंदर भी बहुत एरर है, इतना गलती है कि आपको वो यहाँ तक लेके चला आया है। ठीक है, तब आप उस टेस्ट को, जिस टेस्ट को आप दिए थे जिसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ उसका एनालिसिस कीजिए। जो उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तो फॉर्मूला में। कहाँ प्रॉब्लम हुआ? फॉर्मूला में। फॉर्मूला ही ढंग से याद नहीं समझे, आपका फॉर्मूला ही ढंग से याद नहीं है, वहीं पे हमको कन्फ्यूजन था। तो सबसे पहला जो काम करना है नीट के बच्चों को, नीट जो एस्पिरेंट हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला किसी भी स्थिति में एक शेड्यूल बना लें कि किसी भी, चाहे कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, घर में शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, बर्थडे, ये वो दिस दैट जो भी हो, आपको आधा घंटा फार्मूला का सीट को पलटना है। आधे घंटे फार्मूला का सीट को आप पलटेंगे तब है कि आप उस पर डेली, अब कहेंगे कि सर 2 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ने के बाद जो है ना हमें फार्मूला तो याद ही हो जाता है। तो फार्मूला याद नहीं करना, वो समझते रहना है और देखना है कि फार्मूला क्या है। एक एग्जांपल देते हैं, फार्मूले के साथ खेलना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल है कि मान लेते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दिया हुआ है, लगभग सब बच्चे जानते हैं सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ फार्मूला ये पढ़ लिए, ये रट लिए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो आपका जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फार्मूले के साथ जब तक आप खेलना नहीं सीखेंगे नहीं आएगा। आप नीट का पेपर उठा के देख लीजिए, ऑलमोस्ट लगभग आपका 45 क्वेश्चन में से है ना 20 क्वेश्चन मिनिमम, कितना भी तो 20 क्वेश्चन आप सीधा डायरेक्ट फार्मूले से और बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर है ना बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तब ये एक मतलब एक एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं किसी फार्मूले की बात है, मतलब आप हर फार्मूले को जब भी देखें उस पर वर्क करें। वर्क करने का मतलब अब कहेंगे सर फार्मूले पे क्या वर्क करना है, आपका जितना क्वांटिटी है वो कौन सा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जानना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस फार्मूले पे उसका भी हम एक अलग से आपको वीडियो बनाएंगे कि किसी फार्मूले पे हम कैसे जाने कि उसमें कितना है। फार्मूला तो आपका एक ही है, लेकिन एक फार्मूले से आप 3-4 फार्मूला और, या कह सकते हैं कि 3-4 कंसेप्ट और जान सकते हैं। जैसे सपोज एक यही फार्मूला था, इसमें क्या है कि फोर्स जो है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आपका बॉडी का मास होगा, जो मूविंग बॉडी है, जितना मास होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। यहाँ से ये भी जानकारी मिल रहा है। ठीक है, आपका मान लेते हैं कोई बॉडी जो है ना सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और आपको पूछे कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला निकालना होगा क्या, फोर्स का वैल्यू निकालना होगा क्या? नहीं, आप सीधा जान लीजिए कि मास जो है आपका एक बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है, तब आप बचा क्या क्वांटिटी जो आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है, वो मास। तो अब जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। समझ में आया? तब है इसके बाद कि एरर, आप फार्मूले के साथ डेली अपना आधा घंटा बिताएं। आधा घंटा आप डेली बिताएंगे, अब वो टाइम आपको डिसाइड करना है। ये नहीं कि हम बोल दिए तो हम अपने हिसाब से बोल दिए, और सारे बच्चे क्या है ना, हम बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि जो कुछ बोल दिया जाता है ना उसी पे वो अमल करना शुरू करते हैं, उसी पे जो है ना मतलब चलना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बोले फार्मूले पे आधा घंटा बिताना, अब ये आधा घंटा का जो टाइम है वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। सोने से पहले होगा कि उठने के बाद होगा, ठीक है, या फिर आप दोपहर में किसी टाइम पे आप फ्री है, ये आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन हाफ एन आवर आपको देना है तो देना है, ये इंपॉर्टेंट है कि हाफ एन आवर जो है ना आपको अपने फार्मूले के साथ समय बिताना है। आप फिर से बता रहे हैं, नीट का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक और फंडामेंटल से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको मतलब मेंस का, एडवांस का भी क्वेश्चन बना रहे हैं, न्यूमेरिकल भारी भारी न्यूमेरिकल बना रहे हैं। लास्ट में आया क्या, मुश्किल से एक अगर कह सकते हैं ईमानदारी से तो एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको न्यूमेरिकल पूछना है, वो भी डायरेक्ट फार्मूला आपको अगर याद है, सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहाँ से आप बना सकते थे सिंपल फार्मूला। फार्मूला भी छोड़ दीजिए, अगर उसका आपको यूनिट याद होगा, यूनिट कि किसका क्या यूनिट है, जो बच्चे बनाए हुए वो ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट भी याद होगा तो आप यूनिट से भी उसको निकाल सकते हैं। मतलब न्यूमेरिकल पे इतना हेडेक नहीं लेना है नीट वाले बच्चों को। नीट वाले बच्चों को कभी भी न्यूमेरिकल जो है ना कभी भी हार्ड नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, कंसेप्चुअल रहता है, बच्चे यहीं फंस जाते हैं। क्यों? भारी भारी क्वेश्चन लगा लिए, भारी भारी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारी भारी क्वेश्चन नहीं लगाना है, आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आता जाए, आपके टेबल पे आपका मतलब आपके एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। मतलब नीट के बच्चे नीट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसी के क्वेश्चन बैंक पे वर्क करेंगे, ना कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक खरीद लिए, अब क्वेश्चन बैंक को है ना रटना शुरू करते हैं कि हमारा हो जाएगा।
क्वेश्चन बैंक से सिलेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक सिर्फ एक गाइडलाइन है आपको ये बतलाने के लिए आपके सिलेबस में जो पोर्शन दिया हुआ है उनमें ये चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है, इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है। अब आइए एक चैप्टर पे, एक चैप्टर अगर आप उठाएंगे तो देखेंगे कि पिछले 10-20 साल जितना का भी आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आपको नजर आएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर से पर्टिकुलर पोर्शन से ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है। यही सब हम लोग लैक करते हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन बैंक लिए 90% से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन बैंक लिए और उसी को बनाना शुरू करते हैं, लगता है वही दुनिया है। कभी नहीं। किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बैंक आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आप कहेंगे सर उसमें से क्वेश्चन भी मिलता है, 30% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। अगर सिर्फ किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठे और उसका क्वेश्चन बैंक को रट के चले जाए, हम गारंटी देते हैं कि आपका 30% मार्क्स एकदम पक्का सिक्योर होगा, ठीक है। लेकिन क्या उस 30% से आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होने वाला है। उस 30% से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तब कह सकते हैं कि तब फिर क्वेश्चन बैंक का क्या फ़ायदा? फ़ायदा है आप उसमें देखिए कि उसका क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछ रहा है। चैप्टर क्योंकि बहुत सारे हैं, लास्ट के समय पे आप सारे चैप्टर एज ए टीचर हम बोल दें कि आपको सारा चैप्टर रिवाइज करना होगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जिस समय हम भी स्टूडेंट रहे थे उस समय भी नहीं, और आप जब आज स्टूडेंट हैं तो यही भी आज भी वही कंडीशन है। तो 100% तो आप सिक्योर कर नहीं सकते हैं, तब 100% सिलेबस हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हमको उस पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा ना जो कि प्रोडक्टिव है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन आए, ठीक है। तो एक चैप्टर में आपको ये तब ये अभी से लग जाना होगा कि जिस चैप्टर को पढ़े, स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, क्वेश्चन भी बनाएंगे पूरा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे समय होता चला जाएगा, जैसे दशहरा दिवाली छठ अभी तो टाइम है, अभी तो आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। दशहरा के पहले एक शेड्यूल बना लीजिए कि दशहरा के पहले आप जो है ना लगभग ऑलमोस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप ड्रॉपर हैं, आपके पास हर सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है दशहरा के पहले। और अगर दशहरा के पहले आप अपने सिलेबस को एक बार नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि इस बार भी आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे जो नीट के एग्जामिनेशन में मांगता है। क्राइटेरिया इन द सेंस कि आप अपना नंबर ला पाएंगे। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट भी हम बताएंगे कि कैसे चैप्टर को पढ़ना है, और पर्टिकुलर अभी तो हम ओवरऑल बता दे रहे हैं, बाद में हमारा धीरे धीरे वीडियो आएगा हर चैप्टर पे। एक बार दे देंगे तो बच्चे जो है ना उसको मतलब देखेंगे और छोड़ जाएंगे, लेकिन हर एक चैप्टर पे हर महीने में 1-2 चैप्टर आपको केमिस्ट्री का कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़े हैं तो आपको इस चैप्टर में अब किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना है, तो वो मैं अलग अलग कर भी आपका उसका वीडियो आपको आता रहेगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तब है कि अभी तक हम लोग सिर्फ एरर पे बात किए हैं। दूसरा जो है आपका फार्मूला, जब आप फार्मूला देख लेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपको जो कन्फ्यूजन हुआ करता था, इस बार जो एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन हुआ फार्मूले के कारण, वो क्वेश्चन क्या हुआ, जब आप दोबारा उस पर अटेम्प्ट किए तो गलत भी हुआ, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, मैक्सिमम चांस रहता है गलत ही होने का। तो जब आप फार्मूला कर लेंगे तो दूसरा आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन का, कन्फ्यूजन के कारण ही 10-15 क्वेश्चन जो है ना हमारा रह जाता है, और उसको हम लोग सोचते हैं कि लास्ट में करें, और लास्ट जो है ना लास्ट में जब पहुंचते हैं चूंकि अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं वहाँ पे, आप अपना दिमाग पर कभी मत लगाया कीजिएगा, ठीक है। जब फार्मूले पे लगा तो चूंकि याद तो है नहीं फार्मूला, आप किसी तरह जो है ना तोड़ मोड़ कर रहे हैं, तो किसी तरह तोड़ मोड़ करेंगे तो वो आपका कभी भी सही नहीं होता, मैक्सिमम चांस क्या होता है गलत होने का। और वही 10-15 क्वेश्चन जो लास्ट में आप जो गलत मारे हैं ना, वही आपका डिटरमाइनिंग है, वही आपको सिलेक्शन से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हमारा वो 10-15 क्वेश्चन बच जाए फार्मूले का, क्योंकि 45 क्वेश्चन में आप इस बार उठा के देख लीजिए, 45 क्वेश्चन में भाई 20 क्वेश्चन तो मतलब आप उसमें कलम बस खाली बबल करने के लिए ही उठा सकते थे, और आपको उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप आराम से आंसर कर सकते थे अगर आपका प्रैक्टिस था थ्योरेटिकल। तब बहुत बच्चों को हम जानते हैं जो कि एकदम मतलब हाई लेवल मेंस एडवांस के नीचे तो बना ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन। हम उनको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि आप बनाइए, लेकिन स्टार्टिंग 1-2 महीना आप बनाएं, फिर धीरे धीरे आप या कह सकते हैं कि हर महीने आप लास्ट तक बनाइए बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है आपके लेकिन हर महीने आप एक बार अपने क्वेश्चन बैंक को जरूर पलटिएगा और देखिएगा कि जिस चैप्टर में हम बहुत भारी क्वेश्चन बना रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। लास्ट में आपको उस पर भी वर्क करना है कि हमको ज़्यादा भारी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं जाना। क्यों? बच्चे भारी क्वेश्चन बना लेते हैं, जहाँ कंसेप्ट की बात आता है, जहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ फिर गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब रहा आपका इन्फॉर्मेशन। अगले साल के लिए अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक को रखिए। सबसे पहला हम आपको एक गाइडलाइन देते हैं कि दशहरा के पहले, अभी दशहरा आने में पूरा जून है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, 4 महीने। इस 4 महीने में आपको ओवरऑल फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको खत्म कर लेना है, ठीक है।
सबका सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन जो है ना आप खत्म करें, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बस सुनने के काम आता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा लगा सुनने में, लेकिन उसको अपना क्या हो सकता है अपने डेली लाइफ के रूटीन में आप उसको सेट नहीं कर पाते हैं, और फिर वो हमारा ये वीडियो लंबा बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। बताने का कहानी के रूप में सुनते हैं प्रवचन कि हाँ सर एक आए हैं प्रवचन दिए हैं, चले गए, अच्छा लगा प्रवचन तो अच्छा लगा, जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले। अब है कि स्टार्ट कहाँ से करें, कि सर केमिस्ट्री में फिजिकल करें, इनऑर्गेनिक करें, ऑर्गेनिक करें। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप फिजिकल कीजिए, ठीक है। बाकी ये हम फिर से कहते हैं, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हम क्या करें, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल के इसलिए कि उसमें नोमेरिकल पोर्शन है। नोमेरिकल पोर्शन क्या है ना कि अभी आप तैयार कर लेंगे तो एक बार एटलीस्ट कम से कम बना ही लेंगे ना, दशहरा के बाद फिर आप दोबारा ही बना सकते हैं, तीसरी बार भी बना सकते हैं। तो उससे क्या है ना कि अभी से नोमेरिकल का एक थोड़ा सा शेड्यूल जो सिंपल नोमेरिकल, ज़्यादा हार्ड नहीं वास्ट करते थे कि अगर आपको बनाने का मन भी है तो आप मेंस का क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा एडवांस आप छुइए ही मत, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चन पे जो है ना आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तब है कि फिजिकल अगर कर लिए 11th और 12th का फिजिकल अगर आप कर लिए, तब आपके पास क्या बचता है इनऑर्गेनिक। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक उठाइए, इसलिए इनऑर्गेनिक उठाइए क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो एक तरह से इनऑर्गेनिक जो कहा था ना कि वो साइंस का जीएस पोर्शन है, मतलब आपको आंसर आ रहा है तो आप आंसर करेंगे, नहीं तो आपको नहीं आ रहा है, आप मतलब जीरो पे है वहाँ पे। तब कहने का मतलब है कि वहाँ पे अगर करें, वहाँ पे अगर आप वर्क करें तब क्या है कि आप आसानी से क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ पोर्शन है जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, आपका पीरियोडिसिटी तो पहला ही है चैप्टर जहाँ बेसिक है, तो पीरियोडिसिटी हो गया, ये सब कुछ पोर्शन है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर सकते हैं। देखिए इसको ना ऑर्गेनिक में रखिए ना इनऑर्गेनिक में रखिए, इसको आप जनरल केमिस्ट्री में कर सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इस बार आपके मेंस की बात करें चाहे आपके नीट की बात करें, तीन चार क्वेश्चन तो इन्हीं 3 चैप्टर से हैं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस तीनों चैप्टर को स्किप करते हैं, हाँ लास्ट में है कुछ बचा नहीं है इसमें, पता नहीं ये नॉर्मल। इसी नॉर्मल के चक्कर में 4 क्वेश्चन मिनिमम जाता है उनका, हर साल जाता है। इन चैप्टर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है ना आप वहाँ से लिंक रहेगा, उस लिंक से आप जाके है ना देख सकते हैं। हो सकता है कि लिंक वीडियो के अपलोड करने के 1-2 दिन के बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस चैप्टर में कितना करना है आपको और क्या करना है प्रोडक्टिवली, तभी आपका हो पाएगा। ध्यान रखिएगा आप रिपीटर हैं, आप ड्रॉप किए हैं, ताकि अगले साल आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होना ही चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर लिंक रहेगा जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर देख लीजिए जो भी हो, ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाएगा कि आप किस तरह से करें, ठीक है। ऑर्गेनिक सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ऑर्गेनिक कैसे करें, ऑर्गेनिक हमें समझ में नहीं आता है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ऑर्गेनिक का, ठीक है, जिसमें कि मेंस में क्या पढ़ना है और आपके नीट में क्या पढ़ना है, सिर्फ ऑर्गेनिक का बात होगा वहाँ पे। अभी हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक की चर्चा की है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन और आज से ही लग जाइए। ऑल द बेस्ट।